जैसे ही चूयू को होश आता है उसे समझ नहीं आता कि वह आखिर पहुंचा कहां है। हालत इतनी खराब है कि उसकी जान जाने वाली होती है। तभी उसके सामने सिस्टम का पहला मिशन सामने आता है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट की लाइफ बची है और अगर वह जल्दी से किसी लड़की को ढूंढकर उसका पति नहीं बनता तो मिशन फेल होने पर उसे खत्म कर दिया जाएगा। चूयू घबरा जाता है। शुरुआत में ही सिस्टम उसे शादी करके किसी के घर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस समय एक युद्ध के मैदान में है। यहाँ उसे लड़की मिलेगी कहां? आखिरकार वो मजाक में सोचता है कि इंसान न सही किसी मॉन्स्टर को ही ढूंढ लेता हूं। उसी समय दूसरी तरफ लिंग कैंग्युए को उसके परिवार की तरफ से आदेश मिलता है कि युद्ध खत्म होते ही वापस आकर शादी के लिए लड़का चुने। आज उसके पास अपनी पसंद से पार्टनर चुनने का आखिरी दिन है। अगर आज भी उसने किसी को नहीं चुना तो फेडरेशन मैरिज सिस्टम उसके लिए जबरदस्ती मैचिंग कर देगा। लेकिन परिवार वालों की असली चिंता कुछ और है। लिंग कैंग्युए के पास एस क्लास जीन है, इसलिए वे उसकी शादी किसी कमजोर इंसान से नहीं करवाना चाहते। युद्ध के बीच लिंग कैंग्युए की नजर एक एस क्लास मेका पर जाती है। वह उसके ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर और जॉइंट्स को ध्यान से देख रही होती है। तभी चूयू उसके सामने पहुंच जाता है। वह पहले उसे उठकर वहां से निकलने को कहती है क्योंकि जगह सुरक्षित नहीं है। चूयू बिना समय गंवाए सीधा पूछ बैठता है कि क्या उसके घर को एक दामाद की जरूरत है। वह कहता है कि अगर वह उसे अपना पति बना ले तो वो फेडरेशन मैरिज लॉ की परेशानी से उसे बचा सकता है। इतना ही नहीं, वो उसके पिता को भी इतना परेशान कर सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए बढ़ जाए। लिंग कैंग्युए उसे देखकर हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये अजीब आदमी आखिर आया कहां से है। लेकिन जब वो उसका नाम पूछती है तो चूयू अपना नाम बता देता है। चूयू अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह सीरियस है। वो कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर उसे किसी के घर जाकर पति बनकर रहना पड़े तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार लिंग कैंग्युए उसे अपने साथ चलने के लिए कह देती है। इसके बाद उसका एस क्लास मेका अशुरा अपने आप रिटर्न कमांड एक्टिवेट करता है और स्काई बेस की तरफ बढ़ जाता है। विशाल मेका को इतनी तेजी से जाते देखकर चूयू भी हैरान रह जाता है। वो मजाक में इसकी फ्यूल कंजम्पशन को लेकर चिंता करने लगता है। रास्ते में वो लिंग कैंग्युए को अपनी वाइफ कहकर बुलाता है और इतनी तेज मूवमेंट की वजह से अपनी कमर टूटने की शिकायत करता है। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर आसपास के लोग हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि लिंग कैंग्युए जैसी खतरनाक महिला ने सच में किसी आदमी को अपना पति बना लिया है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो युद्ध के दौरान मानसिक रूप से घायल हुई थी और उसके अंदर इंटरमिटेंट वायलेंट एपिसोड्स की समस्या रह गई है। इसी वजह से कोई भी आदमी उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करता। जब चूयू को वापस लाया जाता है तो लोग उसे लिंग कैंग्युए द्वारा बैटलफील्ड से उठाकर लाया गया पति कहते हैं। उनके मुताबिक वह सिर्फ एक एफ क्लास कमजोर इंसान है और इस शादी से उसके पिता को गुस्से से पागल कर देने की पूरी संभावना है। लेकिन चूयू की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा अजीब है। उसे याद आता है कि वह पहले ब्लू स्टार पर एक टॉप लेवल मेका इंजीनियर था, लेकिन अब वह दोबारा जन्म लेकर एक बेहद कमजोर शरीर में आ चुका है। उसका जीन लॉक तक एक्टिवेट नहीं हुआ था और अब वो ऐसी दुनिया में है जहां वो सिर्फ एक कैनन फॉडर समझा जा रहा है। तभी सिस्टम उसके पहले मिशन का रिवॉर्ड देता है। उसे हाई एनर्जी न्यूट्रिशन जेल मिलता है। इसके बाद सिस्टम उसके जीन लेवल को ऑप्टिमाइज करना शुरू करता है। दूसरी तरफ लिंग कैंग्युए के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी सच में एक ऐसे आदमी को घर लेकर आई है जिसका जीन लॉक तक एक्टिवेट नहीं हुआ। वह गुस्से में साफ कहता है कि उसने उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा आदमी चुना है। लेकिन फेडरेशन के नियमों में जीन लेवल को लेकर कोई सीधी पाबंदी नहीं थी। इस बात का मजाक उड़ाते हुए वह कहता है कि कमजोर लोगों के लिए नियम में जगह होना और असल में ताकतवर बनने की क्षमता होना दो अलग बातें हैं। वह चूयू को खाना खिलाकर घर से निकल जाने को कहता है। चूयू इस अपमान के बीच भी शांत रहता है। तभी उसके शरीर में सिस्टम का इफेक्ट काम करता है और उसका जीन लेवल बढ़कर अर्थ लेवल हो जाता है। अब चूयू खुद पूछता है कि क्या इतनी शक्ति के बाद उसे कम से कम योग्य माना जाएगा। लेकिन लिंग कैंग्युए के पिता अभी भी प्रभावित नहीं होते। वह उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि वह लिंग कैंग्युए से मिल सके। जब चूयू पहली बार लिंग कैंग्युए का चेहरा देखता है तो वह बिल्कुल पीछे नहीं हटता। लिंग कैंग्युए उसे पैसे देकर इस जगह से गायब हो जाने को कहती है। वह उसे 1 मिलियन स्टार कॉइन्स देने की पेशकश करती है और चाहती है कि आज जो हुआ उसे दोनों भूल जाएं। लेकिन चूयू के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह कहता है कि सवाल ये नहीं है कि वह लिंग कैंग्युए को चाहता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या लिंग कैंग्युए जैसे लोग उसे अपना पति बनाना चाहेंगे। लिंग कैंग्युए बिना झिझक कहती है कि वह तैयार है। उसके मुताबिक चूयू पहला आदमी है जिसने उसके चेहरे को देखकर डरकर नजरें नहीं हटाई। लेकिन वह साफ कर देती है कि उसे असल में पति नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ऐसा आदमी चाहिए जो फेडरेशन मैरिज लॉ की समस्या को संभालने के लिए उसके साथ पति होने का दिखावा कर सके। चूयू तुरंत उसकी शर्त मान लेता है। वह कहता है कि अगर उसे पति का रोल निभाना है तो वह पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से निभाएगा। बस एक शर्त है, खाना भरपूर मिलना चाहिए। लिंग कैंग्युए उसे देखकर समझ जाती है कि यह आदमी बातों में काफी तेज है और शायद आराम से उसके घर में रहकर खाने का इरादा रखता है। वह उसे अपने साथ ले जाती है और उसके मेंटल कंडीशन की जांच और ट्रीटमेंट शुरू करने की तैयारी करती है। साथ ही उसे चेतावनी देती है कि वह इधर उधर घूमकर कोई परेशानी न खड़ी करे। चूयू मन ही मन इस नए घर की सुविधाओं से खुश है। उसे लगता है कि यह जगह ब्लू स्टार के किसी भी ऑर्डिनरी होलोग्राफिक सिम्युलेटर से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगली सुबह लिंग कैंग्युए उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। उसके लिए एक मिशन तैयार है। वह साफ कहती है कि अब जब चूयू लिंग फैमिली का हिस्सा बन चुका है तो वह सिर्फ खाना खाने वाला बेकार इंसान बनकर नहीं रह सकता। उसी दिन उसे एक हाई रिस्क मिशन दिया जाता है। उसे एक ट्रांसपोर्टेशन टीम के साथ यूहेंग सिटी तक कोर सप्लाईज की एक शिपमेंट सुरक्षित पहुंचानी है। तभी सिस्टम एक हाई रिस्क मिशन जारी करता है। चूयू के सामने दो चीजें साफ होती हैं। अगर वह मिशन स्वीकार करता है तो रिवॉर्ड में उसे जूलोंग नाम का एवोल्यूशनरी मेका मिलेगा। सिस्टम बताता है कि जूलोंग एक वेरेबल लाइट मेका है। इसकी शुरुआती रैंक डी क्लास है,
लेकिन इसकी सबसे खास एबिलिटी यह है कि यह अपने होस्ट के साथ सिंक्रोनाइज होकर खुद भी इवॉल्व कर सकता है। इसके अंदर वेरिएबल, स्केलेटन और कई इंटरफेसेस हैं, जिसकी वजह से इसे इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई किया जा सकता है। चूयू इस मेका की कैपेबिलिटी सुनते ही समझ जाता है कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है। अगर वह खुद इवॉल्व करेगा तो मेका भी उसके साथ इवॉल्व कर सकता है। वह तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वह लिंग कैंग्युए के पिता के सामने एक डील रखता है। वह कहता है कि यह एक ए क्लास एस्कॉर्ट मिशन है और उसकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वापस जिंदा लौटना भी तय नहीं है। इसलिए अगर वह मिशन से जिंदा वापस आता है तो उसके पिता को सबके सामने मानना होगा कि चूयू लिंग फैमिली का लेजिटिमेट सन इन लॉ है। चूयू यहां तक कह देता है कि वह जिंदगी भर लिंग फैमिली में रहकर आराम से खाने वाला दामाद बनने को भी तैयार है। लिंग कैंग्युए के पिता पहले तो गुस्सा होते हैं कि मिशन पर भेजने के बजाय यह लड़का उल्टा बार्गेन कर रहा है, लेकिन चूयू साफ करता है कि वह सिर्फ अपना स्टेटस चाहता है। वह मरकर भी ऐसा आदमी कहलाना नहीं चाहता जिसे लिंग फैमिली ने बैटलफील्ड से उठाकर घर में रख लिया था। आखिरकार उसके पिता उसकी शर्त मान लेते हैं और उसे जिंदा वापस आने की चुनौती देते हैं। चूयू मिशन के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद ट्रांसपोर्टेशन टीम रास्ते में आगे बढ़ रही होती है। उन्हें एक स्पेशल शील्ड जनरेटर भी दिया गया है, लेकिन अचानक स्थिति बदल जाती है। रास्ते में एक हॉस्टाइल ग्रुप उन्हें घेर लेता है। पहले तो वे खुद को सिर्फ लुटेरे बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें सिर्फ सामान चाहिए, किसी की जान नहीं। लेकिन उनका व्यवहार देखकर जल्दी ही साफ हो जाता है कि मामला इतना आसान नहीं है। वे सभी लोगों को कार्गो वेयरहाउस की तरफ ले जाने का आदेश देते हैं। तभी चूयू को कुछ अजीब महसूस होता है। सामने मौजूद लोगों के कदम और सांस लेने का रिदम एकदम एक जैसा है। उनकी मूवमेंट्स इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं कि चूयू को शक होता है कि ये लोग सामान्य इंसान नहीं है। वो बाकी लोगों को अपने पीछे रहने और उसके आदेश का पालन करने को कहता है, क्योंकि अगर वे उसकी बात मानेंगे तभी जिंदा बच सकते हैं। इसी दौरान एक घायल दुश्मन अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो भी मजबूरी में ये काम कर रहा था और उसके घर में वाइफ और चिल्ड्रन है। वह फेडरेशन कोर्ट में सरेंडर करने की बात करता है। अब चूयू के सामने सिस्टम की तरफ से एक चॉइस आती है। पहले ऑप्शन में उसे उस आदमी को जिंदा छोड़कर फेडरेशन कोर्ट के हवाले करना है। रिवॉर्ड में सी क्लास रेयर अलॉय का एक फॉर्मूला मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में उसे वहीं मार देना है ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। इसके बदले उसे मैक्स लेवल कॉम्बैट टेक्निक का रिवॉर्ड मिलेगा। चूयू उस आदमी की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि वाइफ और चिल्ड्रन वाली कहानी सिर्फ एक एक्टिंग है। कुछ ही पल बाद उसकी आशंका सही साबित होती है। वह आदमी इंसान नहीं था। उसकी मूवमेंट्स और बाकी अटैकर्स की मूवमेंट्स पूरी तरह सिंक्रोनाइज थीं। चूयू पहचान लेता है कि इन लोगों के अंदर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस नहीं है। असल में एक ब्रेन वर्म उनके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अगर एक ब्रेन वर्म को खत्म किया जाए तो उसके कंट्रोल में मौजूद बाकी बॉडीज भी खत्म हो सकती हैं। चूयू अपना नया एवोल्यूशनरी मेका जूलोंग एक्टिवेट करता है और अकेले ही दुश्मनों का सामना करने लगता है। उसका मुकाबला एक सी क्लास ब्रेन वर्म पैरासाइट से होता है। दुश्मन संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन चूयू की क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी बेहद खतरनाक साबित होती है। वह अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट सीख चुका था और अब उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके ओपोनेंट्स को खत्म करता जाता है। ब्रेन वर्म उसकी स्ट्रेंथ को पहचान लेता है और उसे चेतावनी देता है कि उसका मेका अभी सिर्फ डी क्लास है। इतनी कमजोर मशीन के साथ इंसेक्ट लाइक क्रीचर्स की पूरी स्वॉर्म के सामने टिकना आसान नहीं होगा। लेकिन चूयू जल्दी ही एक और महत्वपूर्ण बात समझ जाता है। वह एनिमी अपने एनर्जी रिजर्व्स का इस्तेमाल करके मारे गए बॉडीज को दोबारा रिवाइव कर रहा है। चूयू तुरंत स्ट्रैटेजी बदल देता है। अगर दुश्मन एनर्जी से उन्हें रिवाइव कर सकता है तो वह उसके पास एनर्जी बचने ही नहीं देगा। लगातार अटैक के बाद ब्रेन वर्म बुरी तरह कमजोर हो जाता है। तभी एनिमी अपना इरादा बदलता है। वह चूयू को मारने के बजाय उसे अपनी क्वीन के सामने सैक्रिफाइस करने की कोशिश करता है। लेकिन चूयू पीछे हटने के बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है और मजाकिया अंदाज में साफ कर देता है कि अब उसे किसी दूसरी महिला की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से मैरिड है। आखिरकार ब्रेन वर्म मौत के करीब पहुंच जाता है। तभी सिस्टम एक नई चॉइस देता है। पहला ऑप्शन है उसके बचे हुए मेंटल सिग्नल को ब्लॉक करना। इसके रिवॉर्ड में मैकेनिकल प्रिसीजन बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है ब्रेन वर्म की रिमेनिंग मेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना। इसके बदले चूयू को पैसिव स्वॉर्म रेजोनेंस मिलेगा और उसकी परसेप्शन एबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि इस चॉइस से मेंटल कंटेमिनेशन का खतरा है। चूयू बिना ज्यादा सोचे दूसरा ऑप्शन चुन लेता है। जैसे ही वह ब्रेन वर्म की रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, उसके आसपास मौजूद स्वॉर्म के साथ एक अजीब कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद चूयू अकेले ही पूरी एनिमी फोर्स को खत्म कर देता है। वापस लौटने पर बाकी क्रू मेंबर्स की टेस्टिमोनी एक जैसी होती है। उनके मुताबिक चूयू ने सिर्फ एक अननोन डी क्लास मेका का इस्तेमाल करके क्लोज कॉम्बैट में एक सी क्लास ब्रेन वर्म को अकेले मार गिराया। जिस आदमी को वे पहले एफ क्लास यूजलेस पर्सन समझ रहे थे, वह अब डी क्लास बन चुका था। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ उसका जीन लेवल नहीं था। उसकी बैटल इंस्टिंक्ट्स इतनी तेज थीं कि वहां मौजूद एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी हैरान रह गए। जब चूयू होश में आता है तो सामने लिंग फैमिली का एक सीनियर गार्ड मौजूद होता है। वह खुद को लिंग फैमिली की पर्सनल गार्ड टीम का कैप्टन और लिंग कैंग्युए का पर्सनल प्रोटेक्टर बताता है। वह एस क्लास मेका किंगलोंग का पायलट भी है। वह चूयू की रिएक्शन स्पीड देखकर प्रभावित होता है। इतनी तेज प्रतिक्रिया किसी लो लेवल फाइटर में होना सामान्य नहीं था। वह चूयू की करंट जीन लेवल को भी कंफर्म करता है। वह सच में अर्थ लेवल तक पहुंच चुका था। चूयू अपने नए स्टेटस को देखकर खुश होता है, लेकिन सामने वाला साफ कर देता है कि सिर्फ लड़ने की क्षमता काफी नहीं है। लिंग कैंग्युए के पिता भी उसे बताते हैं कि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी अब उन्हें स्वीकार है, लेकिन केवल ताकतवर होना पर्याप्त नहीं। अगर उसे लिंग फैमिली का दामाद बनना है तो उसे इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी भी साबित करनी होगी। चूयू को तुरंत समझ आ जाता है कि बूढ़ा अपनी बात से पीछे हटने वाला है। इसी दौरान उसकी नजर एक मेका के शोल्डर ट्रांसमिशन सिस्टम पर पड़ती है। वह तुरंत पहचान लेता है कि शोल्डर में इस्तेमाल हुआ मैकेनिज्म सही नहीं है। 3 एक्सिस लिंकेज के साथ प्रॉब्लम है
और जॉइंट बेयरिंग का मॉडल भी गलत चुना गया है। इतनी भारी लोड वाली मशीन में यह बेयरिंग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वह वहीं खड़े खड़े मेका की टेक्निकल प्रॉब्लम समझाने लगता है। अब साफ हो चुका था कि चू यू सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता, उसे मेका मैन्युफैक्चरिंग की भी गहरी समझ है। तभी लिंग फैमिली के सामने उसके लिए अगली चुनौती रखी जाती है। वर्ल्ड मेका मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉम्बैट कॉम्पिटिशन होने वाली है। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित पूरी फेडरेशन की सबसे हाई लेवल कॉम्पिटिशन है। लिंग कैंग्युए के पिता उसे इस कॉम्पिटिशन के लिए स्पेशल इन्विटेशन देते हैं। चू यू के लिए यह मौका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेका मैन्युफैक्चरिंग उसके पुराने जीवन का जाना पहचाना क्षेत्र है। लेकिन शर्त बेहद सीधी है, अगर वह चैंपियन नहीं बन पाया तो उसे लिंग फैमिली छोड़ना होगा। अब चू यू के सामने अपनी जगह साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। उसे सिर्फ लिंग कैंग्युए के सामने ही नहीं, बल्कि पूरी फेडरेशन के सामने साबित करना है कि वह उसके योग्य पति है। चू यू अपने ससुर की तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बस इंतजार कीजिए, वह खुद सबको दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद उसे एक अलग वर्कशॉप दी जाती है, लेकिन यहाँ उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट उसे कोई शानदार लैबोरेटरी नहीं मिलती। उसके सामने बस ढेर सारा स्क्रैप और पुराने पार्ट्स पड़े होते हैं। उसे आदेश दिया जाता है कि 72 घंटे के अंदर इन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल करके कम से कम सी क्लास का मेका तैयार करना है और फिर उसे वर्ल्ड मेका कंपटीशन में सबमिट करना है। चू यू सामने पड़े कबाड़ को देखकर हैरान रह जाता है। इन्हीं टूटे फूटे पार्ट्स से उसे मेका बनाना है और ऊपर से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। लेकिन चू यू घबराने के बजाय इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। वह समझ जाता है कि अगर उसके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है तो उसे अपने एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होगा। 72 घंटे के अंदर वह स्क्रैप पार्ट्स को जोड़कर एक ऐसा मेका तैयार कर देता है जिसे देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वर्ल्ड मेका मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉम्बैट कंपटीशन शुरू होती है। इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक मेका की हाइट 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम रैंक बी क्लास तक हो सकती है। कॉम्बैट में कॉन्टेस्टेंट्स 1-on-1 मुकाबला करेंगे और ओपोनेंट के मेका को गिरा देना या पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना जीत माना जाएगा। चू यू का बनाया हुआ मेका देखकर लोग हैरान, कम और मजाक ज्यादा करते हैं। दूसरे कंटेस्टेंट्स के मेका जहां महंगे और शानदार दिखाई दे रहे हैं, वहीं चू यू की मशीन बिल्कुल स्क्रैप से बनी हुई लगती है। लेकिन चू यू को अपने मेका पर पूरा भरोसा है। कंपटीशन के अगले राउंड में उसके सामने रिमिंगटन हेवी इंडस्ट्रीज का कंटेस्टेंट कार्ल आता है। उसके पास फैमिली द्वारा तैयार किया गया शानदार सी क्लास मेका गोल्डन नाइट है। गोल्डन नाइट की आर्मर पर इतना पैसा खर्च हुआ है कि सिर्फ उसका आर्मर ही 3 मिलियन स्टार कॉइंस का बताया जाता है। इसके सामने चू यू का मेका देखकर ऑडियंस को लगता है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये अननोन कंटेस्टेंट कौन है और इसे स्पेशल इन्विटेशन क्यों दिया गया। चू यू के ससुर भी उसकी मशीन देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे चैंपियनशिप जीतने के लिए भेजा था, लेकिन चू यू ने जो बनाया है वह उन्हें किसी मेका से ज्यादा एक अजीब स्कल्पचर लगता है। वह गुस्से में तय कर लेते हैं कि अगर चू यू हार गया तो वह खुद उसे लिंग फैमिली के गेट से बाहर निकाल देंगे। ऑडियंस भी चू यू का मजाक उड़ाने लगती है। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ स्पेशल इन्विटेशन की वजह से कंपटीशन में आया है और पहली ही फाइट में बाहर हो जाएगा। कर्ल अपने गोल्डन नाइट के साथ आगे बढ़ता है और चू यू को असली मेका की ताकत दिखाने की बात करता है। गोल्डन नाइट हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन चू यू का मेका बिल्कुल नहीं हिलता। कुछ लोग समझते हैं कि शायद वह डर के कारण फ्रीज हो गया है, लेकिन असल में चू यू बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। अचानक अगले ही पल पूरा मुकाबला पलट जाता है। गोल्डन नाइट जमीन पर गिर जाता है और किसी को समझ तक नहीं आता कि अभी हुआ क्या। ऑडियंस हैरान रह जाती है कि कुछ सेकंड पहले तक कमजोर दिख रहा मेका इतनी तेजी से ओपोनेंट को कैसे गिरा सकता है। एक एक्सपर्ट तुरंत बताता है कि चू यू ने एक ऐसी क्लोज कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल की जिसमें जॉइंट कंट्रोल और ग्राउंड बेस्ड ग्रैपलिंग का इस्तेमाल किया गया था। यह एक बेहद मैच्योर ग्रैपलिंग स्टाइल थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कार्ल अपने मेका की हार देखकर चौंक जाता है। वो चू यू पर चीटिंग का आरोप लगाने लगता है, लेकिन चू यू सिर्फ उसके मेका की कमजोरी की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि गोल्डन नाइट की चमकदार गोल्डन कोटिंग का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। चू यू उसे सलाह देता है कि अगली बार इतना ज्यादा डेकोरेशन लगाने के बजाय अपने मेका के बेसिक स्ट्रक्चर और चासिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ऑडियंस को धीरे धीरे समझ आता है कि चू यू का असली एडवांटेज उसका मेका नहीं बल्कि उसका कॉम्बैट सिस्टम है। एक एक्सपर्ट यह भी पहचान लेता है कि चू यू कॉकपिट के ट्रेडिशनल कंट्रोल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके मेका में एक मोशन सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम लगा हुआ था जिसे शैडो मोड कहा जाता है। इस सिस्टम की वजह से अरीना के बाहर चू यू जो मूवमेंट करता है मेका बिल्कुल वही मूवमेंट कॉपी करता है। यानी अरेना में दिखाई देने वाली सारी मार्शल मूवमेंट्स असल में चू यू खुद कर रहा था और उसका मेका सिर्फ उसकी शैडो की तरह उन्हें रिप्रोड्यूस कर रहा था। अब सबको समझ आता है कि कार्ल को हराने वाला मेका अपने आप नहीं लड़ रहा था। चू यू खुद अपने पुराने कॉम्बैट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अगला ओपोनेंट उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इस बार उसके सामने मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का ली शिंगयुआन था। उसके पास एक एडवांस्ड एआई मेका था जिसे टियानसुएन कहा जाता था। ऑडियंस के सामने बड़ा सवाल था, क्या ह्यूमन मार्शल आर्ट्स एआई की कैलकुलेशन को हरा सकती है? लाई शिंगयुआन को अपने एआई पर पूरा भरोसा था। वो साफ कहता है कि उसका टियानसुएन इमोशंस या अंदाजे पर नहीं, सिर्फ डेटा पर काम करता है। मुकाबला शुरू होते ही चू यू का मेका सीधा टियानसुएन के हेड की तरफ अटैक करता है, लेकिन एआई पहले ही उसके मूवमेंट को कैलकुलेट कर चुका होता है। चू यू एक मूव पूरा भी नहीं कर पाता और टियानसुएन पहले ही उसके अगले पोजीशन को प्रेडिक्ट कर लेता है। हर अटैक मिस होता जाता है। ऑडियंस को लगने लगता है कि इस बार चू यू के पास कोई चांस नहीं है। एआई उसके हर मूवमेंट ट्रैजेक्टरी को पहले से कैलकुलेट कर रहा था। ट्रेडिशनल कॉम्बैट टेक्निक से इस मेका को हिट करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन चू यू सिर्फ देखता रहता है और धीरे धीरे समझने लगता है कि टियानसुएन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी
वीकनेस भी हो सकती है। वह जानबूझकर ऐसे मूवमेंट्स करने लगता है जिनका कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ली शिंगयुआन का एआई लगातार अटैक की शुरुआत और अंत को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन चू यू का नया तरीका उसके कैलकुलेशंस को कंफ्यूज कर देता है। वह ली शिंगयुआन से पूछता है कि अगर उसका एआई हर अटैक की शुरुआत और एंडिंग कैलकुलेट कर सकता है तो वह यह बताए कि उसका अगला अटैक वास्तव में शुरू कब हुआ। एआई लगातार उसकी मूवमेंट एनालाइज करता है और अटैक का स्टार्टिंग पॉइंट खोजने की कोशिश करता है, लेकिन चू यू ने ऐसा कोई ट्रेडिशनल मूव शुरू ही नहीं किया था जिसे एआई आसानी से डिफाइन कर सके। कुछ ही पलों में टियानसुएन की कैलकुलेशन सिस्टम ओवरलोड होने लगती है। आखिरकार एआई सिस्टम क्रैश हो जाता है। चू यू जीत जाता है और सीधे क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाता है। लाई शिंगयुआन अपनी हार स्वीकार करता है। अब उसे समझ आता है कि उसके सामने सिर्फ कोई लकी सन इन लॉ नहीं था, बल्कि ऐसा फाइटर था जो एआई की कैलकुलेशन लॉजिक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना जानता था। इसके बाद एक और कंटेस्टेंट चू यू से मिलती है। वह उसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और उसके मेका के मूवमेंट को बेहद खूबसूरत बताती है। वह यह भी बताती है कि उसके मेका में इस्तेमाल हुए स्प्रिंग्स की सिलेक्शन में समस्या है, लेकिन यह चू यू की फाइटिंग स्किल की कमी नहीं थी। वह चू यू को यह तक कहती है कि वह पहला इंसान है जिसने उसे हराने के बाद भी उसकी तारीफ की। अगर भविष्य में चू यू अपना खुद का वर्कशॉप खोलता है और उसे पायलट की जरूरत होती है तो वह खुद उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहेगी। चू यू इसके बाद अपनी अगली फाइट की तैयारी करता है। तभी एक और व्यक्ति उसके मेका की असामान्य वेट डिस्ट्रीब्यूशन को नोटिस करता है। उसके मेका के वेस्ट सेक्शन में अतिरिक्त वेट लगाया गया था। करीब 300 किलोग्राम्स का एक्स्ट्रा काउंटर वेट जानबूझकर छिपाया गया था। मतलब चू यू पूरे मुकाबले के दौरान अपने मेका का एक्चुअल फुल वेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। वह जानबूझकर लगभग 2 टन से कम वेट के साथ ओपोनेंट से लड़ रहा था और बाकी एक्स्ट्रा वेट को हिडन रखा गया था। यह देखकर लोगों को समझ आता है कि चू यू ने अपने मेका में सिर्फ पावर नहीं बल्कि कई हिडन ट्रिक्स भी रखी हैं। इसी बीच लिंग कैंग्युए उसे देखने आती है और उसकी प्रोग्रेस पर नजर रखती है। वो उसे याद दिलाती है कि अगला बड़ा मुकाबला आसान नहीं होगा और वह चाहती है कि चू यू उसे निराश न करे। अब कंपटीशन सेमीफाइनल स्टेज में पहुंचता है। पहले सेमीफाइनल में चू यू का मुकाबला इवन पेट्रो से होता है। इवन उसे देखते ही बताता है कि उसने एआई कंट्रोल्ड मेका वाले ओपोनेंट को हरा दिया है, लेकिन वो ली शिंगयुआन जैसा नहीं है। उसका मेका हरक्यूलिस सिर्फ रॉ पावर पर भरोसा करता है। चू यू समझ जाता है कि यह ओपोनेंट स्पीड या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस पर नहीं बल्कि मैसिव फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। हरक्यूल्स हमला करता है। उसका आर्मर बेहद मजबूत है और डायरेक्ट अटैक्स से उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। चू यू समझ जाता है कि इस मेका के साथ सीधा पावर क्लैश करना बेकार होगा। 4 मीटर क्लास के मेका का वजन कम से कम 5 टन तक हो सकता है और उसके जॉइंट्स में इस्तेमाल हाइड्रोलिक पाइप्स पर ऑर्डिनरी मेका की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए चू यू एक अलग स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर वो लगातार एक ही हाइड्रोलिक सिस्टम पर प्रेशर डालता रहे तो शायद हरक्यूल्स की मोबिलिटी को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। इसके बाद चू यू का मेका अचानक जमीन पर गिरकर एक अजीब मूवमेंट करने लगता है। ऑडियंस को समझ नहीं आता कि वो आखिर कर क्या रहा है। हरक्यूल्स का पायलट भी उसका मजाक उड़ाता है और सोचता है कि चू यू शायद हार मान चुका है, लेकिन चू यू असल में उसके मेका की लेग सिस्टम को टारगेट कर रहा होता है। वह जमीन पर घूमते हुए हरक्यूल्स की हाइड्रोलिक लाइंस पर लगातार प्रेशर डालता है। धीरे धीरे हरक्यूलिस का हाइड्रोलिक सिस्टम डैमेज होने लगता है और उसका ऑयल लीक होने लगता है। अब वही विशाल पावर बेस्ड मेका अपनी ताकत का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। चू यू लगातार उसकी मैकेनिकल सिस्टम को डिसमेंटल करता जाता है। वो मजाक में कहता है कि थोड़ा ऑयल निकाल देते हैं और साथ में मेका की मसाज भी कर देते हैं। आखिरकार हरक्यूलिस की मूवमेंट पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है और इवन पेट्रो की हार हो जाती है। कुछ लोग चू यू की स्ट्रैटेजी को अनफेयर और स्ट्रेंज बताते हैं, लेकिन चू यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे न अपनी फाइटिंग स्टाइल के सुंदर दिखने की चिंता है, न ऑडियंस के मजाक की। उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, जीतना। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि बैटलफील्ड पर कई साल बिताने के बाद ही ऐसी मेंटालिटी डेवलप होती है। अब सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था। इस बार चू यू के सामने था 3 बार का चैंपियन सियाहू जुन। यह मुकाबला बाकी सभी फाइट से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लिंग कैंग्युए को भी भरोसा था कि चू यू इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वह जानती थी कि चू यू ने उससे वादा किया था कि वह उसके पिता को परेशान करके रहेगा और जब तक वह अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक वह हार मानने वाला नहीं। लिंग कैंग्युए के पिता को अब भी यह देखकर अजीब लग रहा था कि उनकी बेटी ने इतने कम समय में इस आदमी का साथ देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब उनकी नजर भी पूरी तरह कंपटीशन पर थी। अंततः सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला शुरू होता है। सियाहू जुन अपने पावरफुल मेका शेनकाई के साथ अरेना में उतरता है। वह पहले ही बता देता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि इस बार चैंपियनशिप हासिल करना है। सियाहू जुन का मेका साधारण मशीन नहीं था। उसके पास 3 बेहद खतरनाक सिस्टम्स थे। पहला था शेनकाई शील्ड, जो एक एनर्जी डिफ्लेक्शन शील्ड था। दूसरा था शेनकाई स्पीयर, जिसमें प्लाज्मा थ्रस्ट ब्लेड लगा हुआ था। और तीसरा था शेनकाई आई, जो 360 डिग्री का कंप्लीट सेंसरी कवरेज देता था। ऑडियंस को देखते ही समझ आ जाता है कि चू यू के लिए यह ओपोनेंट पहले वालों से अलग है। सबसे बड़ी समस्या थी उसके मेका के 6 विशाल विंग्स। 6 विंग्स खुलते ही उसे पूरा एरियल एडवांटेज मिल जाता था और ग्राउंड बेस्ड मेका के लिए उसे हिट करना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन चू यू सिर्फ उसकी ताकत नहीं देख रहा था, वह उसके मेका की स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 6 विंग्स को सपोर्ट करने के लिए बी क्लास लिमिट के अंदर वेट कम करना पड़ा था। इसका मतलब विंग्स के कनेक्शन पॉइंट्स पर ज्यादा आर्मर नहीं लगाया जा सकता था। चू यू जल्दी ही उस वीकनेस को पहचान लेता है। वह नोटिस करता है कि हर डाइव अटैक के बाद सियाहू जुन के मेका को टर्निंग में थोड़ा डिले होता है। उसका टर्निंग रेडियस भी जरूरत से ज्यादा बड़ा है।
यानी 6 विंग्स भले ही उसे हवा में लगभग अनबीटेबल बनाते हो, लेकिन उन्हीं विंग्स के रूट सेक्शन में उसके मेका की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस छिपी हुई है। चू यू धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करता है। शियाहू जुन को लगता है कि चू यू शायद हार मान चुका है, लेकिन अगले ही पल चू यू सही मोमेंट पर अटैक करता है। वो सीधे विंग्स के रूट सेक्शन को टारगेट करता है। सियाहू जुन को समझ आता है कि उसके सपोजली परफेक्ट मेका में भी एक वीक पॉइंट है। हर बार चू यू का अटैक थोड़ा सा मिस होता है, लेकिन वो लगातार उसी पॉइंट को टारगेट करता रहता है। आखिरकार उसे समझ आता है कि असली गलती अटैक की टाइमिंग में नहीं थी, उसने शुरुआत से ही डायरेक्शन गलत चुनी थी। अब 6 विंग्स वाला मेका जितना भी पावरफुल क्यों न हो, चू यू उसकी वीकनेस तक पहुंच चुका था और सेमीफाइनल का यह मुकाबला अब अपने सबसे निर्णायक पल में प्रवेश कर चुका था। सियाहू जुन आखिरकार अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वह चू याओ से कहता है कि अब आगे की लड़ाई में वो उसके लिए जीत हासिल करे। 3 बार चैंपियन रह चुका उसका शेनकाई आखिरकार गिर चुका था। ऑडियंस पूरी तरह हैरान थी। एक पहली बार कंपटीशन में आया स्पेशल इनवाइट कंटेस्टेंट सिर्फ सी क्लास मेका डेविड के साथ लगातार 3 बार रनर अप रहे शेनकाई को हरा चुका था। अब पूरा स्टेडियम एक ही नाम से गूंज रहा था, चू याओ। वो इस सीजन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बन चुका था, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था। 47th आयरन फेदर कप वर्ल्ड मेका कंपटीशन का ग्रैंड फाइनल शुरू होने वाला था। एक तरफ था 3 बेहद खतरनाक ओपोनेंट्स को हराकर यहां तक पहुंचा चू याओ, और दूसरी तरफ थी इस कंपटीशन की सबसे बड़ी फेवरेट फेडरेशन एकेडमी की जीनियस गर्ल एलाइशा। गाइज, कुछ चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दिया गया है, आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज, हमेशा की तरह आप सभी ने जो इतना सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।